रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना से जंग जारी है और दूसरी तरफ आज देश ने आत्मनिर्भर बनने का अभियान शुरू किया। देश में इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की मुहिम शुरू हुई। छोटे उद्योगों के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कई बड़े कदम उठाए गए और इसका सीधा असर सबसे पहले उन लाखों मजदूरों की जिंदगी पर पड़ेगा जिनके पास आजकल काम नहीं है, जिन्हें ठेकेदारों ने अधर में छोड़ दिया है, जिन्हें फैक्ट्री मालिकों ने सड़क पर छोड़ दिया और मकान मालिकों ने किराया न मिलने पर उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया। आज इन सब मजदूरों के लिए राहत और मदद के लिए जो ऐलान किए गए, उनमें खासतौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में देश के बड़ी लगे रहते हैं, या फिर ठेकेदारों के लिए काम करने वाले मजदूरों के लिए कई तरह के पैकेजेस का ऐलान हुआ। लेकिन राहत और मदद की डिटेल्स आपको बताऊं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या क्या अनाउंस किया, ये आपको बताऊं, क्या असर पड़ेगा उसका इकोनॉमी पर, इसकी चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको गरीब मजदूरों की, उनकी बेबसी की ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो आपके दिल को चीर कर रख देगी। हमारे यहां पुरानी फिल्मों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती थी जहां कोई जमींदार बैल की जगह इंसान को जोत देता था, लेकिन असली जिंदगी में मुझे ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी तस्वीर आज मध्य प्रदेश के इंदौर से आई। इसे देखकर आप हिल जाएंगे। पूरा परिवार सड़क पर था। परिवार में माँ, बाप, बहन, भाई, भाभी, बच्चे, सब के सब, पूरी गृहस्थी गांव की तरफ निकल पड़े, क्योंकि कोरोना के कारण शहर में काम धंधा बंद हो गया। अब शहर में गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों के पास एक बैलगाड़ी थी, लेकिन दिखाई दिया 2 बैलों की जगह एक ही बैल। बैलगाड़ी पर बच्चे बैठे थे, परिवार की महिलाएं थी, घर का सामान था, पानी का कैन था। एक बैल से गाड़ी तो चल नहीं सकती, इसलिए परिवार के एक एक शख्स ने बारी बारी से बैल की जगह, दूसरे बैल की जगह लेकर गाड़ी खींचने का काम शुरू किया। बड़ी सड़क है, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं। ऐसे बैल के साथ गाड़ी को खींचकर कहां जाओगे? इस वीडियो में गाड़ी को खींचने वाला शख्स कह रहा है कि आना तो बस से था, लेकिन बस चल नहीं रही, इसलिए बैलगाड़ी से आना पड़ा। मैंने अपने संवाददाताओं से कहा कि इस वीडियो की हकीकत तक पता लगाएं। अगर ये लोग वाकई में मुसीबत में हैं तो इन्हें मदद करने की कोशिश करें। ये लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, दूसरा बैल कहाँ चला गया, इस तरह क्यों निकले, इनकी मदद कैसे की जा सकती है, ये मेरे रिपोर्टर से का पता लगाएं। एक ही बैल है क्या? तो कहाँ से निकले हो? मैं महू से आया हूँ। महू से? कहाँ जाना है तुमको? मैं ये गाँव, इधर गाँव कदम में जा रहा हूँ। तो पैदल चले जाते, बैल लेकर क्यों जा रहे हो? अब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, बाइक को बिठाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये एक भाई है, और ये महिला? एक मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मोहल्ला में। पत्थर मुहल्ला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुहल्ला में है तुम्हारा? गाँव में घूमने रहता से इधर के पत्थर मोहल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बैल लेकर, बैल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो? बाबूजी बैल नहीं है, तब क्या करे? अब बस चलती तो मैं बस में जाता ही। तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? नहीं चल रही बाबूजी। तो तुमको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? रोका तो नहीं रोका किसी ने। पापा, मेरे भाई, मेरी बहन आगे गए, आगे पैदल चले गए। हाँ। और तुम बैल की जगह खुद लग के जा रहे हो? जा रहे हैं। पृथ्वी चक्र की आप एक खबर देखिए कि किस तरह एक ही बैल होने पर एक युवक बैल की जगह खुद अपने कंधे लगाकर सवारी ढो रहा है। तो क्या आपके पास एक ही बैल है क्या? एक ही बैल है। तो कहाँ से निकले हो? मैं महू से आया हूँ। महू से? कहाँ जाना है तुमको? मैं ये गाँव, इधर गाँव कदम में जा रहा हूँ। तो पैदल चले जाते, बैल लेकर क्यों जा रहे हो? अब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, बाइक को बिठाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये एक भाई है। और ये महिला? एक मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मोहल्ला में। पत्थर मुहल्ला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुहल्ला में है तुम्हारा? गाँव में घूमने रहता से इधर के पत्थर मोहल्ले के ही है।
तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे। हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो। बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे? अब बस चलती है तो मैं बस में जाता ही तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? नहीं चल रही बाबूजी। तो तुमको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? रोका तो नहीं रोका किसी ने, खाली मेरा पापा, मेरे भाई, मेरी बहन आगे गए, आगे पैदल चले गए। हाँ। और तुम बेल की जगह खुद लग के जा रहे हो। जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है। अपन बेल का धंधा करते, गाँव घूमते हैं। तो आप पीछे बैठे हो और ये आपके देवर जी हैं। हाँ देवर ही। तो बेल की जगह ये खुद लग गए। हाँ। एक और बेल नहीं था आपके पास? एक नहीं था बेल। ऐसा? हाँ। तो कब महू से कब निकले थे? आज ही निकले। आज सुबह ही निकले। हाँ। खाने आने को कुछ मिला? मिला ये बहुत सारा। रास्ते में मिला? हाँ। लोगों ने सेवा कर रहे हैं। बेल नहीं? बेल 2 थे। हाँ। तो मैंने खर्चे की वजह से एक बेल बेच दिया। खर्चे पानी के बाद घर में कोई रोटी पानी का अच्छा। आटा नहीं था, तो अच्छा। मैंने बेच दिया। अच्छा। 15,000 का बेल मैंने 5,000 में बेचा कर दी। 5,000 में बेच दिया। तो अब बेल की जगह अब तुम खुद जा रहे हो। कितने दिन हुए बेल बेचे को? 15 रोज हो गए। 15 रोज पहले इन्होंने मजबूर होकर एक बैल को बेच दिया था। उसके बाद इंतजार करते रहे, काम ढूंढते रहे और फिर आज सुबह ये निकले। इंदौर में हमारे संवाददाता बाबू शेख ने इस रिपोर्टर से बात की और वाकई में इस रिपोर्टर के जज्बे को सलाम करना चाहिए। प्रवीण बधानिया इनका नाम है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया, ये वीडियो बनाया। और बाबू शेख ने भी इस पूरे मामले की छानबीन की। पता लगा कि बैलगाड़ी खींचने वाला परिवार महू से आ रहा था और इंदौर के पत्थर मुंडा इलाके तक जाना था। क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंची थी। राज्य सरकार ने तुरंत परिवार की मदद के निर्देश दिए। पुलिस और प्रशासन की टीम इस परिवार को खोज रही है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर बाबू शेख वीडियो की पूरी डिटेल जानने के बाद इंदौर के डीएम से मिले। डीएम का कहना था कि अभी इस परिवार को खोजा जा रहा है। बैलगाड़ी खींचने की नौबत क्यों आई, इस बारे में अभी तक साफ साफ पता नहीं चल सका। ये जनरली जो खाना बदोश टाइप के घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कोई स्टैटिक इनका ठिकाना नहीं रहता, उस प्रकार की वर्ग के व्यक्ति है ये। और इसने दोनों बातें सामने आ रही हैं। एक का ये बोलना है चश्मदीद का कि इसके बैल की डेथ हो गई थी जी, तो उसको उसी ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो पास में था वहाँ पर डाला है जी। और एक का ये बोलना है, किसी को इसने ये बोला कि मैंने बैल बेच दिया है। तो ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि ये जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों में या जो इस तरह के डेरा लगा के रहते हैं, उस प्रकार की एक खाना बदोश टाइप की जाति है जो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। हम लोग खोज रहे हैं इसको, कहाँ पर गया है। जितने भी आसपास के गाँव हैं जहाँ जहाँ ये सूचना मिल रही है वहाँ हम अधिकारी गए हैं, पर अभी तक इसको ट्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये घूमने वाली प्रजाति का है। और कितना लोड इसमें था, इसमें जो कैंप के लोगों का बोलना है कि सब एक बैल के ऊपर जो रखा हुआ था ये, उससे जो बगल के व्यक्ति के लोड, जो छोटी बहुत बैलगाड़ी थी, वही लोड नहीं था इसमें। फिर भी इसने वीडियो बनवाने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से खिंचवाया था, वो भी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। वीडियो जिसने बनाया, हमारे अधिकारियों की बात भी हुई है उनसे, उन्होंने ये बताया कि ये यहीं पे घूमता रहता है। और दायता मुंडला पे भी इस बात की जानकारी मिली कि ये घूम फिर के 15-20 दिन पता नहीं कहाँ जाता है, घूम के वापस आता है। तो इसके बारे में जब इसे मिल जाएगा तो इसके बारे में सही तथ्य मालूम पड़ेगा कि सत्यता क्या है इसकी। अब डीएम साहब सत्यता ढूंढते रहेंगे या इसकी मदद करेंगे? अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते, बात सुन लेते, तो बात साफ समझ आ जाती कि 15 दिन पहले एक बैल को बेच दिया। गाड़ी ऐसी है जो 2 बैलों के बगैर चल नहीं सकती, इसलिए ये इस रास्ते पर निकल पड़े। वैसे इंदौर का ये परिवार अकेला नहीं है। दुख की बात है कि सड़क पर हजारों लाखों मजदूर इसी तरह का दर्द झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परिवारों के साथ पैदल चल रहे हैं। हजारों किलोमीटर का सफर, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन वो चले जा रहे हैं। लेकिन बैलगाड़ी वाली ये तस्वीरें हमेशा भीतर तक गूंजती रहेंगी, इस त्रासदी को याद दिलाती रहेंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कोई संवेदना नहीं दिखाई, इंतजामात नहीं किए। राज्य सरकारों की कोशिश तो यह है कि मजदूर जहां हैं वहीं रुके रहें, क्योंकि अब फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, काम धंधा शुरू होने वाला है। उन मजदूरों के बगैर काम कैसे शुरू होगा? और राज्य सरकारें ये भी जानती हैं कि जैसे ही फैक्ट्रियां शुरू होंगी, जैसे ही ठेकेदार उनको बुलाएंगे, ये मजदूर फिर से वापस आना चाहेंगे। लेकिन आज हालत यह है कि मजदूरों को भरोसा नहीं है और वो जाना चाहते हैं। और जो जाना चाहते हैं उनके लिए पहले
हजारों बसें चलाई गई। अब करीब 500 ट्रेनें चल चुकी हैं। हर रोज 110 ट्रेन चल रही हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से 5 लाख से ज्यादा मजदूर बड़े आराम से वापस लौटे हैं। सिर्फ गुजरात से अब तक 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चली हैं। 1000 बसों का इंतजाम भी किया गया। अकेले गुजरात से 7 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके होम स्टेट्स में अलग अलग जगह भेजा गया है। लेकिन हमारा देश बड़ा है, प्रवासी मजदूरों की तादाद ज्यादा है, इतने सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। आज मैं फिगर देख रहा था, देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने मजदूर काम करते हैं, कितने प्रवासी मजदूर हैं, इसका कोई पुख्ता डेटा भी नहीं है। मोटा मोटा अनुमान यह है कि देश में 14 करोड़ प्रवासी लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबर जिन्हें हम कहते हैं। आज भी इनमें से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रुके हुए हैं, उन्हें काम का इंतजार है। लेकिन सभी राज्यों ने अनुमान लगाया, उसके मुताबिक कम से कम 1 करोड़ मजदूर वापस जाना चाहते हैं, उनका माइग्रेशन हो रहा है। और सरकार की तरफ से इतना बड़ा इंतजाम होने के बाद भी, रोज 300 ट्रेन चलने के बाद भी, सड़कों पर अब भी हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं। बसों के इंतजाम के बावजूद सब लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है, इन मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। जयपुर में हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य के पास जानकारी मिली, कुछ मजदूर परिवार मिले, ये गुजरात से यूपी और बिहार की तरफ जा रहे थे। ये मजदूर 12 दिन पहले गुजरात से चले थे। 12 दिन में करीब 750 किलोमीटर का सफर करके जयपुर तक पहुंचे। अभी पटना से 1100 किलोमीटर दूर है। तेज धूप में सड़क पर पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। 1100 किलोमीटर की दूरी अब कैसे तय होगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। साथ में हौसले के अलावा कुछ नहीं। सामान के नाम पर सबके पास 1-2 बैग है, खाना है, कुछ बिस्किट है। ऐसे हालात में क्यों निकले, कैसे पहुंचेंगे, जवाब एक ही है, पैसा खत्म हो गया। काम कब शुरू होगा कोई नहीं जानता। कब तक इंतजार करते, किसका इंतजार करते निकल पड़े। तमाम 40-50 मजदूर गुजरात से निकले हैं, अहमदाबाद से 12 दिन पहले, और लगातार पैदल ये चल रहे हैं। आलम ये हो गया है कि इनके पैरों में छाले निकल गए हैं और सब बिहार जा रहे हैं। आप लोग दिखा सकते हैं कि आपके पैर में छाले निकल आए हैं? दिखाइए दिखाइए। ये स्थिति ये है कि पैदल चलते हुए इनके पैरों में छाले निकल आए हैं और अभी भी आप देखिए लगातार ये पैदल चल रहे हैं। और अहमदाबाद से पैदल चलते हुए ये बिहार जा रहे हैं। आप एक राज्य यानी बिहार जाने के लिए अहमदाबाद, साथ ही साथ राजस्थान, ये 2 राज्य हैं। इस बीच ना कोई इनको पूछने वाला है, ना कोई इनसे बात करने वाला है। सरकारें ये कह रही हैं कि हम तमाम बस सेवा चला रहे हैं, तमाम ट्रेन की सेवाएं हैं, जिससे हम इन मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भेज रहे हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए बद से बदतर होती चली जा रही है। तपती हुई गर्मी में लोग सर पर देखिए भारी भारी जो सामान है वो रखकर यहाँ पर जा रहे हैं। कोई टीन का नस्तर किसी ने अपने सर पर रखा हुआ है, किसी ने बैग रखा हुआ है। ये सब मजदूरी करते हैं अहमदाबाद से। आप लोग क्या मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने दिन से पैदल चल रहे हैं? आज 12 दिन हो गया सर। किसी ने कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं पूछे? कुछ नहीं पूछा। कहाँ कोई पूछे? बाद में हम फोन करते। कोई नहीं ट्रेन चल रही है, कहाँ पे कितना ऑनलाइन किया, कोई इसका डिसीजन नहीं निकला। पैर दर्द कर रहा है, चल नहीं पा रहे हैं हम लोग और घर जाना है हम लोग को। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग को सुविधा कुछ दिला दीजिए। हम नहीं खाना तो सर खा के हम लोग जी रहा है, बिस्कुट खा के अभी तक जी रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं अपना सुविधा करके जाओ। हम लोग नहीं जानते हैं, तू लोग क्यों चला वहाँ से, बस ट्रेन चल रही है तो क्यों ऐसा करते हो? क्यों चले आप लोग? हम लोग सर, हम खाने का नहीं है, पैसा नहीं है जेब में, तो हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे? बोले रोड में मरेंगे चलकर। रास्ते में ही मर जाएंगे, वहाँ तो मैं मर ही रहे थे, यहाँ रास्ते में मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हर जगह एक तरह की बात सुनने को मिल रही है। बसें चल रही हैं लेकिन इन्हें मालूम नहीं, ट्रेन चल रही है लेकिन इनसे कहीं दूर कोई संपर्क नहीं है। हर किसी का दर्द दूसरे से ज्यादा लगता है। लेकिन आज मैं आपको इस यात्रा के एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जो लोग जयपुर में मजदूर मिले वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में थे
घर पहुंचने की जल्दी में थे वो हादसे का शिकार हो गए। कई जगह ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं कि कई मजदूरों की मौत हो गई। जो बचे उनके पास रोने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था और वो समझ नहीं पा रहे कि आगे जाएं कि ना जाएं, क्योंकि जिस परिवार की मुसीबत कम करने के लिए, जिस परिवार को भूख से बचाने के लिए इतने बड़े सफर पर निकले, वो परिवार नहीं रहा तो आगे जाकर क्या करेंगे। अब मजदूर परेशान हैं, जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना चाहते हैं, जिसको जो साधन मिल रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न सिक्योरिटी का, और इसके चक्कर में दुर्घटनाएं हुई, एक्सीडेंट्स हुए। आज कानपुर देहात में एक भयानक हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 37 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। हुआ ये कि एक ही मिनी ट्रक में कम से कम 60 लोग सवार थे। ये लोग अहमदाबाद से यूपी के बलरामपुर के लिए निकले थे। पैसा इकट्ठा करके ट्रक का किराया दिया, अहमदाबाद से 1100 किलोमीटर का सफर तय करके कानपुर देहात तक तो पहुंच गए। 350 किलोमीटर का रास्ता बाकी था और हादसा हो गया। मजदूरों का ट्रक सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक से जाकर टकराया। हादसा इतना जबरदस्त था, ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोग की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी है। 37 मजदूर घायल हुए और जो गंभीर रूप से घायल हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। और जब पुलिस ने रेस्क्यू का काम शुरू किया, ट्रक के अगले हिस्से में एक आदमी फंसा हुआ था। इस घायल को किसी तरह से बाहर निकाला गया। अब ये मौतें क्यों हुई? इसकी वजह है सड़कें खाली हैं, जो थोड़ी बहुत गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं वो तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं और इसी वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से मंजिल तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक एक्सीडेंट फतेहपुर में भी हुआ। पूरा का पूरा परिवार हादसे की भेंट चढ़ गया। महाराष्ट्र के ठाणे से पूरा परिवार ऑटो रिक्शा से जौनपुर के लिए निकला था। परिवार में 5 लोग थे। रास्ते में तेजी से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार के 3 लोग घायल हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हादसे देश भर में हो रहे हैं। सिर्फ यूपी में ओवर स्पीडिंग और लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स में पिछले 12 दिन में 27 प्रवासी मजदूरों की जान गई है। 100 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। मथुरा के पास मजदूरों से भरे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मारी। 7 मजदूरों की मौत हो गई। सारे मजदूर राजस्थान से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे थे। तो हालत खराब। लॉकडाउन की वजह से सड़कें खाली हैं, गाड़ियां कम हैं और जो लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं वो तेजी से जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और इसमें गरीब मजदूरों की जान गई है। मैंने इसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार से बात की, क्या किया जा सकता है। सरकार ने इस लापरवाही पर तुरंत काबू में पाने के लिए एक्शन लिया, चेकिंग शुरू की। ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों को पकड़ा गया, चालान काटा गया। लखनऊ से अयोध्या जाने वाले हाईवे पर बाराबंकी पुलिस ने गाड़ियों की स्पीड चेक करने का अभियान चलाया। पुलिस ने मशीन से गाड़ियों की स्पीड चेक की। जिन लोगों की स्पीड तय लिमिट से ज्यादा थी उनके खिलाफ एक्शन हुआ, फाइन हुआ। पुलिस ने ड्राइवरों को समझाया हाईवे पर मजदूर चल रहे हैं इसलिए सावधानी बरतें, गाड़ी की स्पीड काबू में रखें। जिस समय स्पीड चेक हो रही थी हमारी संवाददाता रुचि कुमार वहां मौजूद थी। उनकी एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। रुकिए रुकिए, कहाँ से आ रहे हो आप? हरियाणा से आ रहे हो? आपकी गाड़ी ओवर स्पीड चल रही है। नहीं, क्यों नहीं परेशान कर दिया बताइए? क्या लोड है इसमें? अंडा। रोड पे पैदल यात्री चल रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकलिए। ये जो आप ये गाड़ी ले जा रहे हैं तेज रफ्तार में क्यों चला रहे हैं? लोग पैदल चल रहे हैं। नहीं धीरे चलाएंगे जी। कितनी तेज चला रहे थे? इनकी गाड़ी 75 की स्पीड में है। 75 नहीं जी, मशीन लगी हमारे यहाँ, सब बता ना, ऐसा नहीं। हमारा स्पीड गन रडार है, 75 की स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए। आपकी अभी गाड़ी 60 भी चलनी चाहिए। ठीक है, लोग पैदल यात्री आ रहे हैं जगह जगह पे। आप बचा करके और आराम से अपनी स्पीड, जो स्पीड आपकी है, जो अपना हाईवे बता रहा जो स्पीड, उसी स्पीड चलना। सड़कें खाली हैं, ड्राइवर स्पीड से चलाएंगे ही, पुलिस कहां कहां रोकेगी।
और जो मजदूर पैदल जा रहे हैं, कोई रिक्शा में जा रहा है, उनके तो ऐसे हादसे हो रहे हैं। सवाल यह है कि मजदूर जा क्यों रहे हैं, इनके साथ कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मजदूरों का सरकार के साथ, अफसरों के साथ, प्रशासन के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, और इसका कोई तरीका भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर लोग इन मजदूरों को रोककर खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। बहुत सारी जगह हमें पता चला कि पुलिस के लोगों ने अपना खाना मजदूरों को दिया। जहां जहां पुलिस का बस चलता है, किसी प्राइवेट व्हीकल का इंतजाम करके मजदूरों को भिजवाते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे हाईवेज हैं, और छोटी छोटी संख्या में मजदूर जगह जगह फैले, इन सब तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। असल में जिन कंपनियों में मजदूर काम करते हैं, उनमें वो डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े नहीं होते, उन्हें ठेकेदार लाता है, और ठेकेदार ही उनका कांटेक्ट होता है। ठेकेदार उनके रहने का, खाने का इंतजाम करता है। मजदूरों के काम का पैसा ठेकेदार कंपनी से लेता है, मजदूरों को पेमेंट करता है। इसे मजदूर सेठ कहते हैं। अब सेठ भाग जाए तो मजदूरों का खैरख्वाह कोई नहीं होता, वो जैसे अनाथ हो जाते हैं। कुछ जगह पर जिन फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री के मालिकों से मजदूर का कांटेक्ट होता है। लेकिन आजकल फैक्ट्रियों के वो मालिक भी मजदूरों से दूर हो गए हैं, ना इनका फोन उठाते हैं, ना बात करते हैं, और इस वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आमतौर पर ठेकेदार या फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को रास्ता बताते हैं, कोई बीमार हो जाए तो इलाज करवाते हैं, कहाँ रहना है इसका इंतजाम करते हैं। लेकिन आज के हालात में उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो अगर वापस जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, बस कहाँ से जाएगी, उसका इंतज़ाम कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, फॉर्म कहाँ भरना है। इसके कई सारे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। अब सूरत में आज क्या हुआ ये देखिए, मजदूरों के लिए ट्रेन चलने वाली थी, कैंसिल हो गई। मजदूरों के पास टिकट थे, सरकार ने इनकी जानकारी दी थी, लेकिन मजदूरों को पता नहीं लगा, वो सूरत के स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन कैंसिल हुई तो हंगामा हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ा। रोड से नीचे रहो। इसी तरह मुंबई में बोरीवली स्टेशन पर सैकड़ों मजदूर पहुंचे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि ट्रेनों के टिकट स्टेशन पर नहीं मिल रहे। मजदूरों के लिए जो ट्रेन चल रही है उसे टिकट खरीदने नहीं है। बोरीवली से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन कल चली थी। जो मजदूर रह गए थे उन्हें दूसरे लोगों ने फोन करके बताया कि हम तो बड़े आराम से निकल गए, ट्रेन बड़ी अच्छी है, ट्रेन फिर चलेगी। लोग टिकट लेने के लिए स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने समझाया कि स्टेशन पर टिकट मिलना नहीं मिलता है, कोई टिकट काउंटर नहीं खुले हैं, और न ही बोरीवली से आज कोई ट्रेन चलेगी। इसके बाद मजदूर मायूस होकर लौट गए। असल में मायूसी, ये अविश्वास सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। गरीब हैं, घरों से दूर हैं, अनजान शहरों में ठेकेदारों के भरोसे रोजी रोटी के चक्कर में आते थे, लेकिन ठेकेदार गायब हो गए, सेठ का पता नहीं, मझधार में है। मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार मजदूरों की बातें सुन रहा हूं, आपको भी सुनवाता हूं। ज्यादातर मजदूर क्या कहते हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, जितने वक्त काम किया उसका भी पैसा नहीं मिला, ठेकेदार भाग गया, फैक्ट्री का मालिक फोन नहीं उठाता, कैसे गुजारा करें, भूखे मरने से अच्छा अपने घर चले जाएं, इसलिए वापस जा रहे हैं। आमतौर पर ज्यादातर मजदूरों का दर्द यही है। मैं सोचता हूं अगर मजदूरों ने काम किया तो उनका पैसा क्यों नहीं मिला। काम मजदूरों ने किया और पैसा ठेकेदार लेकर भाग गया। इस तरह की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे की मेहनत की कमाई, गरीबों के बच्चों के निवाला लेकर कोई कैसे भाग सकता है। तो मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा कि अलग अलग शहरों में ये जो ठेकेदार हैं इनसे बात करो, ठेकेदारों को ढूंढ के निकालो, उनसे पूछो उन्होंने मजदूरों का हक कैसे मारा, उन्होंने मजदूरों को आगे का रास्ता क्यों नहीं बताया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कई बार अपील की कि लॉकडाउन के कारण मजदूर काम पर ना आए तो उनको पूरा भुगतान करें। इसके बाद भी मजदूरों को बिना काम के पैसा देना तो दूर, उनकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिया गया। ज्यादातर जगह वही सच दिखा जो मजदूर कह रहे थे। ठेकेदार गायब हो गए हैं, उनके फोन बंद हैं, कोई पता ठिकाना नहीं। हमारे रिपोर्टर्स को भी बार बार यही पता चला।
लेकिन कुछ जगह पर ठेकेदार मिले। निर्णय कपूर ने अहमदाबाद के जीआईडीसी में उन इलाकों में जहां पर मजदूर रहते हैं वहां गए। पता चला ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार गायब हैं और ये सब लॉकडाउन के दौरान लापता हो गए। बहुत खोजने के बाद में नरोडा जीआईडीसी में एक कॉन्ट्रैक्टर तो मिला। इसने बताया कि उसने सबको मजदूरी दी है, 2 महीने की तनख्वाह दी है, लेकिन हो सकता है कई मजदूर ऐसे हों जिन्हें पैसे पहुंचे ना हो। इस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ज्यादातर ठेकेदार तो पहले ही अपने घर जा चुके हैं और उन्होंने अपने निकलने का इंतजाम भी कर लिया। मजदूरों को बेआसरा छोड़ गए। इसी तरह गुजरात के आसारवा एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर से निर्णय की बात हुई। उसने भी कहा उसने अपनी तरफ से मजदूरों को पैसे दिए, लेकिन कई लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों के नाम पर पैसा तो ले लिया लेकिन मजदूरों तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए वो गायब हो गए हैं। जो मजदूर कह रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे रहे हैं, बेसहारा छोड़ दिया। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। मेरे जो 12 मजदूर है इसको बाकी हम तो ढूंढ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं दिख रहे हैं आजकल। तो वो देश में चले गए, भग गए होंगे। मजदूर को पैसा देना पड़ेगा, बड़े कॉन्ट्रैक्टर ही भग जाते हैं। पैसे कहाँ से लाके बोले ऐसे चले गए। तो मतलब मजदूर गलत भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गलत नहीं बोल रहे। मेरा अभी 4 काम रुकेला है, बाना भी ले लिया है मैंने, काम भी रुका पड़ा है मेरा 3 मकान का भी। नहीं तो मजदूर जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्टरों ने बेसहारा छोड़ दिया, कई कॉन्ट्रैक्टर आप खुद बता रहे हो कि भाग गए। हाँ, भाग गए ना। बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, पैसा नहीं दिया तो मजदूर तो भाग जाएगा, क्या खाएगा। हाजिरी पर तो खाते, एक रूम में 4-4 मजदूर रहते हैं, पैसे बिना तो कुछ काम कर सकते नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर सब कहाँ चले गए? वो तो देश में चले गए, भग गए, वो मालूम नहीं हमको। तो बाकी के लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार वगैरह कहाँ है? वो हम ढूंढा हमने, यहाँ तो नजर भी नहीं आ रहे। नहीं, यहाँ जीआईडीसी में तो मोस्ट ऑफ सब परदेसी कम है, मोस्ट ऑफ गुजराती और बिजनेस एसोसिएशन सबसे ज़्यादा, इधर नरोडा एसोसिएशन ज़्यादा ध्यान देता है साहब। ये बाबत में तो लेबर के बाबत में एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल है। पहले दिन से फूड पैकेट है, समझो कि पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ है जो लेके आते हैं उन लोगों को वहाँ से, गाँव से? वो जो ठेकेदार साहब पहले हम बोला, वही ठेकेदार लोग को फोन आ रहा है, वही कि भाई हमको घर जाना है। वही लोग गाड़ी बुलवाते घर से, तो सरपंच का सचिव से फ़ोन करवाते कि हमको घर जाना है। फिर गाड़ी आती है, उनके वहाँ से परमिशन लेके गाड़ी आती है कि भाई ये कागज़ आया। कल एक यहाँ से हुआ था, वो परमिशन लेके वहाँ से ग्वालियर से परमिशन लेके आया था, वो गाड़ी लेके चले गए। जयपुर में हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढा। बड़ी मुश्किल से एक ठेकेदार मिला। गोपाल नाम के इस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि वो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और बिहार में भी ठेकेदारी का काम करता है और लॉकडाउन के बाद 2 महीने तक मजदूरों को अपने पास रखा, लेकिन जब आगे से पैसा नहीं मिला तो हाथ खड़े कर दिए, इसीलिए मजदूर निकल गए। मोदी जी ने पहले लॉकडाउन में ये कहा कि भाई आप अपने लेबरों को पेमेंट दीजिए, उनको काम भले ही ना कर रहे हों लेकिन आप उन्हें पेमेंट दीजिए। तो मैं भी किसी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में या किसी बड़े ठेकेदार के अंडर में काम करता हूं, 2 महीने तक तो मैंने सैलरी दी, लेकिन जब मुझे भी ऊपर से नहीं मिलेगा पेमेंट, पैसा, तो मैं कब तक लेबरों को दूंगा। और यही वजह है कि जब लेबरों को खाने के लिए या सैलरी नहीं मिलेगी तो वो ज़रूर अपने घर को जाना चाहेंगे। लेबरों को जब तक हमारे शरण में थे, जब तक हमारे पास थे, काम कर रहे थे, तब तक तो रहने के लिए सब व्यवस्था थी। हमने खाने को भी दिया 2 महीने 1.5 महीने और उनको पूरी तनख्वाह भी दी। तो बिना बताए निकल गए? बिना बताए वो लोग निकल गए। भाई इसकी जिम्मेदार सरकार है, वो इंतजाम करे। हम कब तक इंतजाम करें? हम अपना इंतजाम करें कि उनका इंतजाम करें? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, उनको खिलाना है। हमें भी ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा, हम कब तक देते रहेंगे? सरकार को इस कॉन्ट्रैक्टर्स को, इन ठेकेदारों को टाइट करने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता ये ठेकेदार है। ये ठेकेदार मजदूरों का हक मारकर, मजदूरों का पैसा लेकर भाग गए। जो नहीं भागे उन्होंने कुछ दिन तो पैसे दिए और उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है कि अगर उन्हें ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो 2 महीने के बाद वो कहां से पैसे देंगे। लेकिन इसकी वजह से ये मजदूर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर निकल गए। इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। न पैसा है, न साधन है, और फिर मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं, और रास्ते में जो मुश्किलात झेल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। इन्हें देखकर किसी का भी दिल दुखी तो होगा। और दुख की बात है कि कुछ लोग मुसीबत के मारे मजदूरों से भी पैसा ऐंठ रहे हैं। इस तरह की एक तस्वीर आज थाने से आई। पुलिस वाले ने यूपी के बस्ती के रहने वाले मजदूरों को ट्रक में बिठाया
उस वक्त ड्राइवर ने कह दिया वो पैसा नहीं लेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी और मजदूरों से पैसा वसूलने लगा। लोगों ने ट्रक ड्राइवर की हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर पर पुलिस मौजूद थी। लोगों ने पुलिस को बताया कि ट्रक ड्राइवर पैसे वसूल रहा है, 3,500 रुपए तक ले रहा है। आपके पास से कितना पैसा लिया? 3500। कितने लोग हैं आप सब साथ में जा रहे हैं? एक मिनट वहीं पर आओ। हाँ कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो ऐसे इतना डिस्टेंस रखना चाहिए, एकदम पास में लोग बैठे हुए आप लोग। तो क्या किया जाए? हाँ क्या किया जाए? मजबूरी है ना। क्या करें सर, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं यहाँ, ऑफिसें बंद हो गई है। हम लोग आज इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो रोड पे खाना लगाने वाले हम लोग खाना भी वही खाना खा रहे हैं और अब वो भी बंद हो गया है। कहाँ रहते हो आप? बॉम्बे कालवा देवी। अच्छा। कपड़ा मार्केट। यहाँ से थाने से ये ट्रक मिला है आपको? थाने से सर हम लोग टैक्सी करके आए हैं, वो भी 750 रुपया लिया है। अच्छा। वो भी पैसा हम लोग घर से मंगाए हैं, पैसा वो पैसा हम लोग। ये ट्रक से कब पहुँचाएंगे आप लोगों को? देखिए सर, जब भी पहुंचा देंगे, पहुंचना तो घर पे ही है। बोल रहे हैं कि भाई 2-3 दिन में पहुंचा देंगे। जब भी पहुंचाएंगे आशा अपने पास यही है। 3500 रुपया इसका दिया और 750 रुपया टैक्सी का दिया सर। आपको भी 3500 दिया? 3500 रुपये दिया। सबको वही दिया सर, सबका वही है। पूरे देश में हर हाईवे पर मजदूरों की यही कहानी है। अगर ठेकेदार मदद करते, अगर फैक्ट्री के मालिक ध्यान रखते तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। कम से कम ठेकेदार और फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को ये बता देते वो ट्रेन से जा सकते हैं, उसका रास्ता क्या है, बस से जा सकते हैं, उसका तरीका क्या है। लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो रही है। अब इन्हीं ठेकेदारों को, इन्हीं फैक्ट्रियों के मालिकों को इन मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और ये फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब काम धंधे शुरू होने वाले हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पाबंदियां हट रही हैं। मजदूरों की जरूरत होगी और चूंकि मजदूर अब शहरों से गांव चले गए, इसलिए कंपनियों को मजदूर नहीं मिलेंगे और गांव में काम नहीं है, इसलिए वहां मजदूरों को रोजगार मिलने में दिक्कत होगी। यानी मुश्किल फैक्ट्री वालों को भी होगी और मजदूरों को भी होगी, ठेकेदारों को भी होगी और काम करने वालों को भी होगी। लेकिन मजदूर जहां हैं उन्हें वहां काम मिल जाए, इसके इंतजाम राज्य सरकारों ने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश ने इसमें काफी बड़ी पहल की है। मनरेगा के तहत उन मजदूरों को काम मिल सकेगा जो गांव में मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की कोशिश है कि छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में उद्योग लगे, फैक्ट्रियां खुले, जिससे मजदूरों को अपने गांव के आसपास ही काम मिल जाए। देश में आत्मनिर्भरता का पैगाम अगर ठीक से फैलाना है तो इसकी जरूरत है। कल प्रधानमंत्री ने इसकी बात पर इशारा भी किया था और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके पहले चरण का खुलासा किया। सबसे बड़ी बात यह कि आज पीएम केयर फंड में कोरोना के संकट से निपटने के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें से 1000 करोड़ रुपए मजदूरों के वेलफेयर के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए दिए गए हैं। उम्मीद तो करनी चाहिए कि इस राशि से बड़ी शुरुआत होगी, मजदूरों को मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज सरकार ने छोटे उद्योगों और गरीब मजदूरों की मदद के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार हर वर्ग की मदद करेगी। सबसे पहले छोटे उद्योगों की मदद होगी क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं। गरीबों का घर छोटे उद्योगों से चलता है, इसलिए सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सहारा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। इस फंड से छोटे उद्योगों को लोन मिलेगा। लोन देने की शर्तों को आसान बनाया गया है। ये लोन कोलेटरल फ्री होगा, यानी किसी चीज को गिरवी नहीं रखना होगा, कोई गारंटी नहीं देनी होगी। लोन चुकाने के लिए 4 साल का वक्त मिलेगा। पहले साल यानी 12 महीने तक नो इंटरेस्ट और नो प्रिंसिपल अमाउंट, न ब्याज देना होगा और न मूल चुकाना होगा। कल नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। आज ये ऐलान किया गया कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे, यानी 200 करोड़ तक का सामान सरकार लोकल कंपनियों से खरीदेगी। ये एक बड़ा फैसला है। इससे जो हमारी लोकल कंपनियां हैं उनको बड़ी ताकत मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से काम बंद है, इसलिए रेलवे, रोड और पीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पूरा करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। बैंक गारंटी मिलेगी, कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसका बड़ा असर होगा उन मजदूरों पर
जो अपने गांव वापस चले गए हैं या जा रहे हैं या काम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुरंत काम मिल पाएगा। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको सहारा देने के लिए बिल्डर्स को काम पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। अगर लोकल अथॉरिटी चाहे तो वो 3 महीने का एक्सटेंशन और दे सकती है। मैं आपको बता दूं कि देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। सरकार ने इस सेक्टर में लगे मजदूरों की मदद के लिए एक फंड बनाया है और करीब 3.5 करोड़ मजदूरों को मदद दी गई है। ये एक बड़ा स्टेप है और बड़ी संख्या में जो मजदूर वापस लौटने की बेसात में है, उन्हें शायद इस बात से भरोसा मिलेगा कि जहां है वहां बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू होगा और चूंकि कंस्ट्रक्शन करने वालों के पास में, बिल्डर्स के पास में पैसा होगा तो मजदूरों को भुगतान भी होगा। आज सरकार ने मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को राहत दी। अब टीडीएस कम कटेगा, इससे होगा कि आपकी टेक होम सैलरी ज्यादा हो जाएगी। जिन लोग की सैलरी 1500 रुपए से कम है, उनके 3 महीने का ईपीएफ सरकार देगी। ईपीएफ भी अब 12% की बजाय 10% कटेगा। इससे मार्केट में करीब 7,500 करोड़ की कैश लिक्विडिटी आएगी। अब ये कैश लिक्विडिटी मार्केट में आना बहुत काम की चीज है। जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग खर्चेंगे, सामान खरीदेंगे, तो फिर इससे इकोनॉमी का एक जो पहिया है वो शुरू हो जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड को तुरंत करने का फैसला किया। इससे 14 लाख टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। रिफंड के जरिए 18,000 करोड़ रुपए सर्कुलेशन में आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल की जा सकती है। इसका लाभ ये होगा कि लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग खर्च करेंगे, बाजार से सामान खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों के पहिए चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कल जो कहा था, आज उस पर अमल शुरू हुआ। अब सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देगी। 200 करोड़ तक के ऑर्डर तो सिर्फ लोकल कंपनियों को मिलेंगे। ये बड़ा फैसला है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार मदद करेगी तो उद्योग धंधे और तेजी से खुलेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को भी बदलना होगा। अपनी आदतें, अपने रहने का तरीका, कंजम्पशन का तरीका। अब स्वदेशी पर भरोसा करना होगा। अपनी देश की कंपनियों के सामान का इस्तेमाल करना होगा। मेक इन इंडिया पर गर्व करना होगा और कुल मिलाकर आदतें बदलनी होगी, खुद को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। कोरोना से इस लड़ाई को जीतना है तो उसमें आत्मनिर्भर होना एक बड़ा फैसला है। लेकिन क्या वाकई में लोग बदल रहे हैं? क्या वाकई में लोग सरकार के निर्देशों को मान रहे हैं? इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा 20 सेकेंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो चिंता में डालने वाली हैं। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, ये मैं आपको दिखाऊंगा। कई शहरों से ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें लोगों ने सारे नियमों को, सारी सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले की तस्वीर देखिए। बंडा में हजारों लोग जैन संत के दर्शनों के लिए सड़कों पर उमड़ आए। जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज बंडा पहुंचे। जैसे ही मुनि जी के आने की खबर मिली, लोग सड़क पर आ गए। देखते देखते हजारों लोग जुट गए। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जब लोग मुनि सागर के स्वागत के लिए पहुंचे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम था ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। सवाल ये कि लॉकडाउन है, आवाजाही बंद है, मंदिर बंद है, मस्जिदें बंद हैं, चर्च बंद है, तो फिर जैन मुनि को बंडा जाने की इजाजत कैसे मिली? सवाल यह भी है कि जब जैन मुनि बंडा पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस ने लोगों इकट्ठा होने से क्यों नहीं रोका? ये सोचकर डर लगता है कि अगर बंडा में कोरोना फैला तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मैं किसी की धार्मिक आस्था पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। इस देश में हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन देश को, समाज को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए हर नागरिक की कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो है। और जो देश में मुनि हैं, संत हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सवाल ये, क्या हम कुछ दिनों के लिए अपनी धार्मिक आस्था को अपने आप तक सीमित नहीं रख सकते? वैसे भी लॉकडाउन में
मंदिर चर्च गुरुद्वारे सब बंद हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने इस तरह का काम किया। भगवान महावीर का संदेश तो अहिंसा का है। जैन धर्म में माना जाता है कि हमसे किसी की हत्या गलती से भी ना हो जाए। जैन धर्म के साधु तो बरसों से मास्क लगाकर चलते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? इसको माफ नहीं किया जा सकता। कानपुर देहात के बैरी कस्बे से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। यहां भी हजारों लोग इकट्ठा हुए। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। कानपुर देहात के मशहूर शोभन मंदिर के महंत विरक्तानंद सरस्वती का निधन हुआ। महंत विरक्तानंद सरस्वती अपने भक्तों के बीच शोभन सरकार के नाम से मशहूर थे। जैसे ही शोभन सरकार के निधन की खबर उनके भक्तों को लगी, आश्रम में भक्तों का तांता लग गया। हजारों की भीड़ कोरोना इन्फेक्शन का खौफ खुलाकर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। शोभन सरकार के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं किया। इस भीड़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। शोभन सरकार के अंतिम संस्कार के दौरान भी लॉकडाउन का नियम टूटा। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नियम बनाया हुआ है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन यहां शोभन सरकार के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। शोभन सरकार की अंतिम यात्रा के दौरान कारें, बाइक्स, हर तरह के साधन लेकर लोग सड़कों पर निकल गए। आश्रम से लेकर अंतिम संस्कार की जगह तक भीड़ दिखाई दी। मैं आपको याद दिला दूं कि ये शोभन सरकार है कौन? ये वही है जिन्होंने सपने के आधार पर उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना जमीन में दबे होने का दावा किया था। शोभन सरकार के दावे के आधार पर एएसआई की टीम ने सोने की तलाश की, काफी दिन तक खुदाई की, लेकिन सोना नहीं मिला। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हमें ये सिखाए हम ऐसा काम करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। और ये सब जानते हैं कि कोरोना के मामले में एक गलती हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, हजारों लोगों की जान पर खतरा बन सकती है। हम अपने गुरु को माने, उनका सम्मान करें, अंतिम संस्कार में शामिल हो, भावनाएं व्यक्त करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लॉकडाउन है, नियम है, कानून है। इस समय लोगों का इकट्ठे होने पर पाबंदी है। जिन्होंने इस पाबंदी को तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन हमें यह सिखा रहा है दुनिया में आने का, दुनिया से जाने का तरीका बदलना होगा। अंतिम संस्कार का या उत्सव का तरीका हमें बदलना होगा, और जो नहीं बदलेंगे उनको फिर सजा झेलनी पड़ेगी। कोरोना जंग में एक और मुश्किल आ रही है अफवाहों की, गलत मैसेज के साथ वीडियो शेयर करने की। दिल्ली से एक ऐसा वीडियो सामने आया, इसके बारे में आप बताऊंगा ब्रेक के बाद। कल मैंने आपसे कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीने का रास्ता ढूंढना होगा, हमें बदलना होगा, जीने का तरीका बदलना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, आदतें बदलनी होगी। जैसे सड़कों पर थूकना बंद करना होगा, कोई थूक रहा है तो उसे रोकना होगा। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका असर पड़ा होगा। कोरोना न फैले, ये इसका ट्रांसमिशन रुक जाए, इसमें इस चीजों से मदद मिलेगी। लेकिन एक और चीज है जो आज ध्यान में आई, वो है अफवाहें। इस जंग में अफवाहों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। इन अफवाहों को रोकना, इन अफवाहों पर भरोसा न करना, सिस्टम पर भरोसा करना, प्रशासन पर यकीन करना, यह बहुत जरूरी है। आपस का विश्वास, ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जहर का काम करेगा, बड़ी रुकावट बनेगा। इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना। और मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वजह है। मुसीबत के वक्त में जब जरूरत है हम सब मिलकर मुकाबला करें, अफवाहें, झूठे वीडियो नफरत के बीज बो रहे हैं, आपस की दूरियां बढ़ा रहे हैं। आज दिल्ली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब देखिए, ये वीडियो गाड़ी में बैठे शख्स ने शूट किया। इसमें शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि वीडियो दिल्ली के पटबड़गंज इलाके के मेन रोड का है। सड़क पर बैठकर हजारों मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं।
वीडियो में शख्स कह रहा है कि क्या मुसलमानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल नहीं है? क्यों इस तरह के आसपास के सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने से कोरोना नहीं फैलेगा? देश भर की मस्जिदें बंद हैं, रमज़ान के महीने में लोग घरों में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह का वीडियो पोस्ट करता है तो लोग नाराज तो होंगे। पटपड़गंज का सीन है, पटपड़गंज दरगाह जो रोड पे है, इंडस्ट्रियल एरिया के सामने में। ये देखिए, ये देखिए, चलिए चलिए, ये देखिए, क्या यहाँ कोरोना का डर नहीं? इसको भी रोकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। ये देखिए, हमने इस वीडियो की हकीकत के बारे में पता लगाया। ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, झूठ है, बेईमानी है और दिल्ली पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। ये वीडियो फर्जी है। पटपड़गंज के इलाके की मजार के आसपास न कोई भीड़ इकट्ठा हुई, न कोई नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस वीडियो को बनाकर जहर फैलाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई ऐसे वीडियो पोस्ट करता है, सर्कुलेट करता है, तो आप कम से कम ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, इसकी जानकारी पुलिस को दें। अब पुलिस उस शख्स को खोज रही है जिसने ये एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो रमजान के महीने में सरकार की बात मानकर घरों पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर उन्हें इस तरह की अफवाहें सुनने को मिले, इस तरह के वीडियो देखने को मिले, तो दिल को दुख तो होगा ही। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जरूर ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगी। अब अफवाह फैलाने वाले सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान में बिल गेट्स के नाम पर क्या कहा गया, और वो भी एक टीवी चैनल पर, यह हैरान करने वाली खबर मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद।